दोपहर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। जी हाँ, जो लोग मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारते और उन मुश्किलों के हालात के बीच में भी अपने लिए नई राहें हमवार कर लेते हैं, वही हमारे नायक कहलाते हैं, हमारे हीरोज़ कहलाते हैं। और ऐसे तमाम हीरोज़ की, नायकों की कहानियों को देश भर से समेटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती है आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो जोश देती है, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। आमतौर पर लोग त्योहारों पर या फिर किसी विशेष अवसर पर भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि हमारे देश में हजारों लोग भूखे सोने को मजबूर हैं और कई लोगों की मौत भूख के कारण भी हो जाती है। वहीं एक सच ये भी है कि हमारे देश में बहुत सारा खाना बेकार होकर सड़ भी जाता है। कितना अच्छा हो कि लोग खाने की बर्बादी ना करें और उस खाने को ऐसे लोगों को दें जो ज़रूरतमंद हैं। इस दिशा में काम कर रही है विशालक्षी फाउंडेशन। इसके युवा लोगों से खाना इकट्ठा करते हैं और उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में अधिकतर इंसान अपने स्वार्थ को पहले रखता है, लेकिन इसी समाज में ऐसे लोग भी हैं जो चकाचौंध से दूर नौकरी करते हुए भी समय निकालकर मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। ये युवा पे बैक टू सोसाइटी के तहत काम करते हुए विशालक्षी फाउंडेशन के जरिए प्रोजेक्ट हंगर और ड्रीम स्कूल पर काम कर रहे हैं। जुलाई 2020 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट ड्रीम स्कूल झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को फ्री में शिक्षा, पढ़ाई की चीजें और मिड डे मील मुहैया कराता है। इनका जो मेन मोटिव था हंगर को इरेडिकेट करना इंडिया से। अब क्वेश्चन ये कि हंगर है वो तो ठीक है, खाना दे देंगे, बट भुखमरी है क्यों इंडिया में? कहीं पे भी भुखमरी है क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। तो ये ड्रीम स्कूल बनाएंगे कि खाना तो बांटेंगे लेकिन ड्रीम स्कूल रहेगा जिसमें बच्चे पढ़ेंगे, सो दैट जब ये बड़े हों और इसकी नेक्स्ट जनरेशन तो ये अनपढ़ ना रहे। जब इलिटरेसी हटेगी तो भुखमरी खुद हटेगी। 2000 बच्चे हमारे साथ शिक्षा में जुड़े हैं। जो मतलब अपने सच्चे मन से सोचिए तो आप ये देखेंगे कि अगर हमारे घर में एक बच्चा या दो बच्चा है आज की तारीख में, तो उसकी पढ़ाई का खर्चा कितना महंगा हो गया है। अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा सामान देना, अच्छी यूनिफॉर्म, अच्छा स्टेशनरी देना बहुत महंगा हो गया है। किसी तरह से कोई कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं है। जो भी हुआ है आज तक वो आपके जैसे अच्छे लोगों की वजह से हुआ है, जिनको लगा कि ये युवा हैं, यंगस्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी के बाद, अपने कॉलेज के बाद समय दे रहे हैं यहाँ पे, और वो हमारी मेहनत देख के, बच्चों के अंदर परिवर्तन देख के वो पैसे भेजते हैं, थोड़ा सामान भेजते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते हो, कुछ भी नहीं दे सकते हो अगर आप पैसे से, सामान से, तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस दुनिया में सबसे जो कीमती चीज़ है वो ज़रूर दे सकते हो, वो है आपका समय। आप आओ यहाँ पे बच्चों के साथ समय बिताओ। अगर आपको डांस आता तो डांस सिखाओ, संगीत आता तो संगीत सिखाओ, ड्राइंग आती ड्राइंग सिखाओ, कुछ भी सिखाओ। बच्चों के साथ उठो, उनकी दिक्कतों को समझो, उनके पेन को समझो और हमारे साथ जुड़िए। जब से इसकी शुरुआत हुई हम लोग तब से यहाँ पे हैं और इसको धीरे धीरे बढ़ता देखा है। जैसे पहले ज़मीन था, बच्चों को ऐसे चटाइयाँ बोरे बिछा के पढ़ाते थे, फिर ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया और तब से जब से हम लोग यहाँ की सफाई करी थी, ये कूड़ा घर हुआ करता था, तब से फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे और मज़ा आते गया। और अब तो ये हो गया है कि यहाँ ना हो तो लगता है कि गुजर भी जाओ यहाँ से तो देख लो कि सब कुछ ठीक है ना, सब बढ़िया से चल रहा है, रोज़ आने का मन करता है। गुरुग्राम की झुग्गियों में 6 कमरे किराए पर लेकर खोला गया ड्रीम स्कूल आज विभिन्न शहरों में 1000 से अधिक बच्चों को शिक्षित कर रहा है। इन झुग्गी बस्तियों में टी शेड स्कूल भी बनाए गए हैं, जिसमें वर्तमान में लगभग 65 बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद इसमें से लगभग 50 बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला भी कराया गया है। कुल मिलाकर ये कोशिश है जरूरतमंद बच्चों को उचित शिक्षा और पोषण मुहैया कराने की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लोगों के चेहरों पर एक मुस्कान लाने से बढ़कर और इस दुनिया में कुछ भी बेहतर नहीं है, और कुछ ऐसा ही काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी और खबर दिखाने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ड्रॉप्स ऑफ होप की,
ड्रॉप्स ऑफ होप, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, उम्मीद की बूंदें, आशा की बूंदें। जी हाँ, ये बूंदें हैं उस उम्मीद की जो लोगों को जीने की आशा दे रही हैं। जी हाँ, कहते भी हैं रक्तदान ही महादान है। और आप देखिए कि किस तरह से ड्रॉप्स ऑफ होप नाम की ये संस्था है जो रक्तदान करके लोगों के जीवन को बचाने का काम कर रही है। आज के दौर में जहां कई लोग और संगठन धर्म और जात के नाम पर समाज में नफरत के बीज बो रहे हैं, वहीं समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपने प्रयासों से लगातार लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसा ही एक समूह है ड्रॉप्स ऑफ होप नाहन। इस समूह से जुड़े लोग जहां लोगों को एकता में बल है, हम सब साथ हैं का संदेश दे रहे हैं, वहीं आपातकाल में रक्तदान करके लोगों की उखड़ती सांसों को नया जीवन भी दे रहे हैं। ड्रॉप्स ऑफ होप नाहन से जुड़े लोग 5 साल से स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। ये लोग धर्म और जात देखे बिना रक्तदान करके अनजान लोगों का जीवन बचा रहे हैं। रक्तदान महादान करने वाले लोगों का कहना है कि रक्त का निर्माण फैक्ट्री में नहीं होता, इसलिए मानव को मानव का मददगार बनना जरूरी है। ड्रॉप्स ऑफ होप संस्था से करीब 25 युवा जुड़े हैं और इन युवाओं ने करीब 700 स्वैच्छिक रक्तदाताओं से संपर्क किया है और जैसे ही अस्पतालों में किसी मरीज को खून की जरूरत होती है तो संस्था के सदस्य रक्तदाताओं से संपर्क कर लोगों को रक्त उपलब्ध करवाते हैं। संस्था के संस्थापक ईशान राव ने बताया कि अस्पतालों में अक्सर रक्त की कमी के चलते लोगों को परेशान होना पड़ता है, लेकिन वो पिछले कई वर्षों से लोगों की परेशानी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। 2013 में कुछ सदस्यों के साथ ब्लड डोनेट करने का जो कार्य था वो शुरू किया था, जिसमें धीरे धीरे मैं बढ़ोतरी करता गया और 2018 में मैंने ड्रॉप्स ऑफ होप के नाम से एक जो संस्था है वो शुरू की, जिससे हम नाहन हॉस्पिटल में रक्तदान तो करा ही रहे हैं, साथ ही चंडीगढ़ पीजीआई, जीएमसी बत्ती, आईजीएमसी शिमला, देहरादून, वहाँ से भी सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं जो वक्त वक्त पे लोगों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। संस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि उनका लक्ष्य युवाओं को रक्तदान से जोड़ना और जरूरतमंदों को समय पर खून उपलब्ध करवाना है। ड्रॉप्स ऑफ होप संस्था डॉक्टर YSR परमार मेडिकल कॉलेज में रक्त की कमी को पूरा करने में मददगार साबित हुई है। ड्रॉप्स ऑफ होप जो संस्था है मिस्टर ईशान राव के इसमें हमने बहुत इन्होंने हमारी हेल्प की है। जब भी हमें ब्लड डोनेशन की कैंप्स की ज़रूरत होती है तो हम इनको बोल देते हैं, तो ये इमीडिएटली आके हमारे ब्लड बैंक में ही ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। या कोई रेयर ब्लड, इनके पास करीब 700-800 डोनर्स की लिस्ट बनी हुई है, जो कि जैसे रेयर ग्रुप्स हों, B नेगेटिव, A नेगेटिव, AB नेगेटिव, वो भी एकदम से हमें मिल जाते हैं। नहीं तो पहले हमें बहुत लोगों को फ़ोन करने पड़ते थे, लोग आते थे, कई लोग नहीं आते थे, पर इनकी संस्था वाले जैसे ही हम फ़ोन करते हैं तुरंत ही आ जाते हैं। ड्रॉप्स ऑफ होप ने सचमुच ही ज़रूरतमंद लोगों को सहारा दिया है और मानवता की सेवा की दिशा में एक मिसाल कायम की है। गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के लिए नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, DD न्यूज़। रक्तदान ही महादान है और इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। आज के बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो सभी को आश्चर्यचकित करने पर मजबूर कर दे रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से कराएंगे जिस उम्र में हम लोगों को पोएम्स याद करने में भी कठिनाई होती थी, उस छोटी सी नन्ही सी उम्र में उन्हें 100 देशों के राष्ट्रगान याद हैं।
जी हाँ, कौन है ये प्रतिभाशाली बच्चा? आइए आपको मिलवाते हैं इस नन्हे मुन्ने बच्चे से। यदि कोई 11 वर्षीय छात्र आपसे कहे कि 195 देशों के राष्ट्रगान कंठस्थ हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये हकीकत है। ये पुणे के द कल्याणी स्कूल में 6ठी कक्षा के छात्र जयेश ढोलिया की दिलचस्प कहानी है। वो कहते हैं दुनिया में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। उन्होंने 7 बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और उन्हें एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। मुझे दूसरे कंट्रीज़ के नेशनल एंथम्स गाने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने 10 टाइम्स इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है एंड 10 टाइम्स एशिया बुक में खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है फॉर मेमोराइजिंग एंड सिंगिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल एंथम्स। जयेश ढोलिया मुख्य रूप से पुणे, महाराष्ट्र के निवासी हैं। उनके पिता एक IT पेशेवर हैं। जयेश की मां बताती हैं कि जयेश का जन्म 11/11/11 की अनोखी तारीख को हुआ था। उसने 2017 के दौरान टीवी पर भारत-पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखा था। टॉस जीतने के बाद मैच शुरू होने से पहले उन्होंने पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजाया। पाकिस्तान का राष्ट्रगान फारसी में है। जयेश ने कोशिश की तो उसे फटकार लगाई गई। पहले वो केवल भारत का ही राष्ट्रगान गा सकता था। इसके बाद उन्होंने नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बुरुंडी और अन्य देशों के भी राष्ट्रगान गाए और एक समय उन्होंने 30 देशों के राष्ट्रगान गाए और उन्हें एशिया और इंडिया बुक रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। मैं 5 साल का था और मैं एक क्रिकेट मैच देख रहा था और मुझे मैच में इंडिया के नेशनल एंथम के बाद एक दूसरा नेशनल एंथम प्ले होते मैंने सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूसरे कंट्रीज़ का भी नेशनल एंथम है, तो मैं और चीज़ें जानने लगा और नेशनल एंथम्स के बारे में रिसर्च करने लगा और फिर करते करते मेरे अराउंड 30 कंट्रीज़ के नेशनल एंथम्स मेमोराइज हो चुके थे। मुझे उस टाइम तक सारी कंट्रीज़ के नेशनल एंथम्स आ रहे थे और फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरी वीडियो बना सकते हैं। उन्होंने मेरी वीडियो बनाना स्टार्ट किया और करते करते मेरे 195 नेशनल एंथम्स हो गए। बाद में जयेश ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 51 देशों, फिर 75 और फिर 100, 120, 150 देशों के राष्ट्रगान गाए। कुल मिलाकर जयेश ने 195 देशों के राष्ट्रगान गाए हैं। जयेश का मानना है कि 195 में से 70 देशों के राष्ट्रगान अंग्रेजी में हैं और ये आसान है। शेष 125 देशों के अलग अलग राष्ट्रगान हैं। अब जयेश सभी देशों की भाषाएं भी सीखना चाहते हैं। इसकी विशेषता ये है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अब तक के 46 राष्ट्रपतियों के नाम और उनके कार्यकाल की शर्तें भी जानते हैं। Learning and then the curiosity of learning about the world, history and culture, it's his own interest. वो कई देशों का दौरा भी कर चुके हैं और उन्हें कई देशों से निमंत्रण भी आ रहे हैं। जयेश का मानना है कि पृथ्वी पर सभी देश समान हैं। वो सद्भाव और शांति के लिए काम करना चाहते हैं क्योंकि वो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा में विश्वास करते हैं। पुणे से रूही मलिक की रिपोर्ट, DD न्यूज। कहते हैं कि अगर कुछ बेहतर करने की चाह हो तो राहें अपने आप ही आसान हो जाती हैं, मंजिल साफ नजर आने लगती है और कुछ ऐसा ही कमाल करके दिखाया है मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक युवा आदित्य शिवहरे ने। इन्होंने बचपन से ही कुछ अलग करने की चाह थी और ऐसे में इन्होंने बनाई है एक वायरलेस इलेक्ट्रिक साइकिल। किस तरह से इस वायरलेस इलेक्ट्रिक साइकिल का निर्माण किया और कितना खर्च में ये कितने किलोमीटर चलती है, चलिए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर नगर के कृष्णा कॉलोनी के निवासी आदित्य शिवहरे बचपन से ही कुछ अलग करना चाहते थे। अपने जोश और जुनून की वजह से अब उन्होंने वायरलेस इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है। उनका दावा है कि ये साइकिल एक बार की चार्जिंग में 30 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। आदित्य का कहना है कि पेट्रोल और पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं को ध्यान में रखकर उन्होंने 1 महीने की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इस इलेक्ट्रिक साइकिल का निर्माण किया है। इस साइकिल को बनाने में लगभग 20,000 रुपए खर्च हुए हैं। उनका कहना है कि ये साइकिल
1.5 कुंटल तक का वजन ढोने की क्षमता रखती है, जबकि इसे चलाने में 10 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च आता है। मैं बचपन से मेरा मशीन्स में बहुत इंटरेस्ट है, बिजली, मशीन्स आदि इन सब चीज़ों में। तो मैं बचपन से ही मतलब बोरिंग मशीन वगैरह देखता रहता था, मशीनें वगैरह देखता रहता था। और फिर मैंने एक मोटर खोली थी, एसी मोटर, उसे देखने का बड़ा शौक था मुझे। मतलब बिजली से चलने वाली चीज़ थी, उसे देखने में बड़ा शौक था। मशीनें कैसे काम करती है, कैसे कब वर्क कर रही हैं, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, इस चीज़ का बहुत शौक था। आदित्य ने इस साइकिल को कुछ अलग ही तरीके से बनाने की कोशिश की है, जो देखने में बेहद आकर्षक लगती है। इस साइकिल में ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर भी लगा है। साइकिल का फ्रेम खुद आदित्य ने डिजाइन किया है। जब वो साइकिल लेकर शहर में निकलते हैं तो लोग रोककर उनसे उसके बारे में पूछते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। आदित्य का कहना है कि वो जल्दी ही अपनी साइकिल को मार्केट में लॉन्च करेंगे। मैंने 14 साल की उम्र में एक जनरेटर बनाया था, डीसी जनरेटर, जिसे मुझे स्कूल से अवार्ड भी मिला था। और फिर उसके बाद मैंने 15 साल की उम्र में जेट इंजन बनाया था, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला था। फिर मैंने 16 साल की उम्र में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, तरंगों के थ्रू मैं बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजता था। उसके लिए मुझे ढेर सारे अवार्ड, पीएम कार्यालय से बधाई पत्र और एनसीईआरटी साइंस एक्सिबिशन से भी इन्विटेशन और इंडियन साइंस कांग्रेस से भी इन्विटेशन आया था। फिर मैंने अभी ये 20 साल की उम्र में इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है, जो 3 रुपए में 30 किलोमीटर चलती है और 10 पैसे प्रति किलोमीटर की एवरेज देती है अपन। 20 साल के आदित्य शिवहरे साइंटिस्ट थॉमस एडिसन को अपना आदर्श मानते हैं। जब वो 11वीं कक्षा के छात्र थे, तभी उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना तरंगों से बिजली बनाई जाए, और उन्होंने कई महीने के संघर्ष के बाद वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया। इस डिवाइस में तरंगों के जरिए विद्युत प्रवाह होता है। इस समय आदित्य इलेक्ट्रिक इंजीनियर डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। आदित्य को उनके घर वालों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। जाने कहां से इसके दिमाग में साइकिल का आ गया, तो बस इसने अभी 1 महीने से करीब इतना आना जाना, घर पे लोग, हर घर में 3 माने मीडिया वाले, काफी चैनल वाले हमारे यहाँ आ चुके हैं मिलने उससे। यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इसको मंजिल मिल जाए जो जिस चाहता है। मैं सरकार से भी चाहती हूँ कि इसको पहुँचाने की कोशिश करे। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आदित्य शिवहरे को सम्मानित भी किया जा चुका है। साइंस के इस स्टूडेंट को प्यार से लोग छतरपुर का न्यूटन भी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। रोगन पेंटिंग अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है। ये गुजरात के कच्छ जिले में कपड़ा रंगाई की एक अद्भुत कला है, लेकिन ये कला धीरे धीरे कहीं विलुप्त होती जा रही थी। लेकिन इस कला और विरासत को सहेजने का, संभालने का काम कर रहे हैं कुछ कलाकार। एक ऐसी कला जो दिल से निकलकर दिमाग में बनती है और हाथों के जरिए कपड़ों पर उकेरी जाती है। लेकिन कपड़ों पर उकेरने के लिए सुई धागा या पेंट और ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये एक ऐसी कला है जिसमें कपड़े को बिना छुए ही उस पर डिजाइन बनाया जाता है। ये है रोगन आर्ट। रोगन पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया बहुत मेहनत वाली और महीन होती है। ये चित्रकारी सिर्फ सूती और रेशमी वस्त्रों पर ही की जाती है। इसके अंतर्गत वस्त्रों पर फूल पत्तियों और मोर, हाथी जैसे जानवरों के ज्यामितीय चित्र अंकित किए जाते हैं। ये चित्रकला पूर्णतः चित्रकार की कल्पना पर आधारित होती है। रोगन कपड़े पर चित्र उतारने वाला एक कलर है। इस कलर को बनाने के लिए सबसे पहले बर्तन में अरंडी के तेल को गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है।
ये प्रक्रिया लगातार 2 दिनों में कई बार की जाती है। इससे तीसरे दिन ये तेल जेली फोम में अस्तित्व में आ जाता है और फिर इसमें एक विशेष प्रकार के 6 रंग के पत्थरों को जमीन पर घिसकर उसका बुरादा निकाला जाता है। फिर पत्थरों के बुरादे को इस अरंडी के तेल में मिलाया जाता है। इसके बाद फिर इसे पानी में डालकर गर्म किया जाता है और ऐसे तैयार होता है वाटर प्रूफ और लाइट प्रूफ वार्निश। A4 आकार में एक पेंटिंग तैयार करने में 1 हफ्ते से करीब 10 दिनों का समय लगता है। इस पेंटिंग की कीमत 2 से 10,000 रुपए के बीच होती है और जैसे जैसे पेंटिंग का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे पेंटिंग की कीमत भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन रोगन पेंटिंग का चलन 20वीं शताब्दी के अंत तक करीब करीब समाप्त हो चुका था। अब गुड न्यूज ये है कि कुछ परिवारों ने इस कला को अभी भी जीवित रखा हुआ है और ऐसे ही कलाकार हैं आशीष सोनी और कोमल सोनी। ये कला की प्रेरणा मुझे मिली कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मेरे पास में ही एक कर रहे थे रोगन आर्टिस्ट, तो उसके पास से मैंने सीखा और उसका काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर उसके साथ में काम करने लगा और वहीं से मैं आगे बढ़ा। रोगन आर्ट एक तो पूरी अलग तरह की ये पेंटिंग होती है कि ये कैस्टर ऑयल से उसको उबाल के थिक किया जाता है। उसके बाद इसमें मिट्टी के कलर और चॉक पाउडर मिला के इसे पेस्ट बनाया जाता है और उसको एक कपड़े पे हम रंग से उसे डिजाइन में अलग अलग डिजाइन उसे करते हैं। आशीष और कोमल न केवल इस कला से अपनी आजीविका अर्जित करते हैं बल्कि इसके प्रसार का जतन भी करते हैं। वहीं कोमल सोनी अपनी एक पेंटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट भी कर चुकी हैं। काम भी बहुत कम मिल रहा था, हमें आजीविका में भी बहुत दिक्कतें आती थी और उसके बाद हमने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, तो उसके बाद हमने भगवान का कृति बनाने का सोचा, जिसमें हमने राजा राम दरबार की कृति बनाई और वो राजा राम दरबार की कृति प्रधानमंत्री जी जब भुज आए थे तो रोड शो के दरमियान मैंने उसको गिफ्ट की थी। उसके बाद बहुत लोगों का हमें प्रतिसाद मिला, लोगों ने बहुत पसंद किया और यहाँ पे लोग आने लगे और टूरिस्ट भी बहुत आने लगे, स्थानिक लोग भी बहुत आने लगे और ये कला को हमको बल मिला उससे और ये हम अभी भी ये और कर रहे हैं और लोगों को भी हम सिखाना चाहते हैं। रोगन पेंटिंग की कला अब धीरे धीरे युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। आशीष और कोमल के पास आर्ट के कई स्टूडेंट रोगन चित्रकारी सीखने के लिए आते हैं। मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारी कलाएं पसंद है, लेकिन रोगन आर्ट ऐसी कला है जिससे लुप्त होने वाली है। इसमें से रोजगारी मिलने के चांस ज़्यादा है। मुझे कई कला पसंद है, उसमें से एक कला है रोगन आर्ट। उसमें कई तरह की चित्र बनाए जाते हैं और मुझे ये कला सीखनी थी, परंतु किसी के द्वारा सिखाए नहीं जाने पर मुझे ये सीखने को नहीं मिली। अभी मैंने टीवी और वर्तमान पत्र में से ये जानने को मिला मुझे कि ये कला माधापुर में भी सिखाई जाती है और मैं माधापुर में ही रहती हूँ, इसलिए मैंने समाचार पत्र द्वारा आशीष भाई को संपर्क किया और मैंने ये कला सीखने के लिए उससे प्रोत्साहन लिया। रोगन पेंटिंग की कला को आगे बढ़ाने के लिए आशीष और कोमल की कोशिश सराहनीय है और जिस प्रकार से इस कला को सीखने के लिए युवा आगे आ रहे हैं, उससे इस कला को और भी लोकप्रियता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। तो देखा आपने किस तरह से विरासत को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं ये कलाकार। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो बहुत बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं और ऐसे तमाम लोगों की कहानियों को समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए, ताकि आप लोगों को भी प्रेरणा मिले और देशवासी और भी बहुत अच्छे काम करें और लोगों के लिए उदाहरण बने, प्रेरणा के स्रोत बने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया था कि वो अपने कचरे को धन में परिवर्तित करें और देखिए उसका कितना सकारात्मक असर देखने को मिला। बहुत सारे लोग हैं जो कचरे को धन में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं, कबाड़ से जुगाड़ के शानदार और खूबसूरत और अनूठे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां पर कचरे से एक पार्क का निर्माण किया गया है, वो भी जन भागीदारी से। तो आप इन खूबसूरत तस्वीरों का, दृश्यों का आनंद उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।